वेलकम 7th क्लास। हम अपना पहला पार्ट पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण। और अब तक हमने यह जाना कि पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उन्हें पोषक तत्व मिलता है, उनको कच्ची सामग्री अपने वातावरण में मिट्टी और वायुमंडल से मिलती है। पर सोचने वाली बात यह है कि मिट्टी से वो अपनी जो भी खनिज की उनको जरूरत होती है वे सारी उसको पूरी कर लेते हैं। तो एक बार जब वो फसल पूरी उग जाती है उसके बाद क्या होता है कि क्या उन्हें दोबारा उस मिट्टी से वो पोषण मिल सकता है? आप बताइए, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सोचने वाली बात यह है कि जब एक बार मिट्टी से वो पोषक तत्व खत्म हो गए हैं तो वो दोबारा उसमें रिप्लेनिश कैसे होते हैं, दोबारा उस मिट्टी में वो कैसे मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। अब देखिए, पौधे जब लगाए जाते हैं तो वो मिट्टी से अपनी खनिज की मात्रा को पूरा करते हैं और फिर मैंने आपको बताया था कि लगातार खेती करने से उस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जाएगी और एक बार ऐसा होगा कि वो खत्म ही हो जाएगी। तो इस तरीके से उस मिट्टी को दोबारा कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है या कैसे कर सकते हैं, इसका कोई आइडिया है आपको? किसान अपनी खेती के अंदर, अपनी फसल के अंदर क्या डालता है? उर्वरक और खाद। तो वो क्यों डालता है उर्वरक और खाद? बिल्कुल इसीलिए डालता है ताकि जो भी पोषक तत्व हैं जो ज्यादा जरूरत में होते हैं वो जो है वो उसके अंदर पुनः पूर्ति उनकी की जा सके। और उन खाद और उर्वरक फर्टिलाइजर्स में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं एन हो गया नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स में ज्यादा होते हैं, एनकेपी। और इसी से जो फर्टिलाइजर से जो मिट्टी के अंदर कमी होती है वो पूर्ति की जा सकती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं वो किसका संश्लेषण कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च या मंड की रूप में उन पौधों में संचित हो जाते हैं। और हम ये टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर हम पत्ती के ऊपर जरा सा आयोडीन सोल्यूशन डालें तो उसका रंग जो है, आयोडीन सोल्यूशन जो है वो क्या करता है, किसी भी कंपोनेंट में जिसमें स्टार्च होता है उसमें अगर स्टार्च है, प्रेजेंस है उसकी, तो वो उसका रंग बदल के उसे गहरा नीला रंग दे देता है। तो पत्तियों में भी अगर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बन चुका है जो कि एक तरीके का स्टार्च होता है, तो वह आयोडीन के साथ में टेस्ट करने पे उसको एक गहरा नीला रंग दे देगा। इस तरीके से हम पत्तियों में चेक कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, मगर पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक बहुत मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। और मैंने आपको ये बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में अप्रोक्सीमेटली 78% प्रेजेंट है। पर पौधे जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने क्लोरोफिल के द्वारा संग्रहित कर सकते हैं वो नाइट्रोजन को ऐसा नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को यूज करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि नाइट्रोजन जो है वो एक यौगिक या कंपाउंड बनाए और मिट्टी के अंदर से वो उसको अवशोषित जड़ों के द्वारा कर सके। ऐसा करने में उनको कौन सहायक होता है? एक जीवाणु जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम असल में किन टाइप के पौधों में लगता है? वह लगता है फलीदार पौधों में, या इन्हें कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनके एग्जाम्पल्स हैं चना, मटर, मूंग, सेम इत्यादि। तो इनकी जड़ों में यह जीवाणु रहता है और इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये कहता है कि मैं तुम पौधों को नाइट्रोजन दूंगा क्योंकि तुम्हें अपने अंदर प्रोटीन की संश्लेषण करनी है, और बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो फलीदार पौधे कहते हैं कि हम तुम्हें खाना दे देंगे क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो तुम ले लेना हमसे खाना और हम तुम्हें रहने की जगह दे देंगे, तुम हमारी जड़ों में रहो और हमें वहीं से नाइट्रोजन जो है गैसीय रूप नाइट्रोजन को तुम बदल दो यौगिक में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, और मिट्टी में उसको दे दो ताकि मिट्टी से हमारी जो जड़ें हैं वो उसको अवशोषित कर सकें। और आप देखिए, इन्हीं फलीदार पौधों से, जिनके मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, चना, मूंग दाल, चना, मूंग, सेम इत्यादि, इन्हीं से हमारी मैक्सिमम जो है वो क्या मिलती है हमें? दालें। और ये जो दालें होती हैं खाने में भी हमें ये कहा जाता है, आपने छठी क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि दाल जो है वो मेन सोर्स किस चीज का होती है? प्रोटीन का। तो अब आपको वो समझ आया कि दालें प्रोटीन का मेन सोर्स क्यों होती है।
जब ये दालें हम खाते हैं तो ये हमें प्रोटीन देती हैं, और पौधों के अंदर भी ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये इनको नाइट्रोजन देके उनकी प्रोटीन बनाने में या संश्लेषित करने में उनकी मदद करता है। अब कुछ पौधे जो होते हैं, जो राइजोबियम, जो फलीदार पौधों के बाद जिनकी खेती होती है, उसके बाद भी उन्हें फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फलीदार पौधों में भी फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और नाइट्रोजन जो है वो उन्हें जीवाणु राइजोबियम जो है वो दे देता है। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो कीटभक्षी पादपों में वो हरे रंग के भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं, पर उनकी भी एक प्रॉब्लम होती है। क्या? उनको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। इसी के साथ हम आज अपना पाठ खत्म करते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। और आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो मैंने आपकी एनसीईआरटी की किताब पेज नंबर 7 पे से सारा टॉपिक जो है वो आपको समझाया है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति। तो आप मेरा वीडियो ये देखने के बाद आप पेज नंबर 7 एनसीईआरटी की बुक का जरूर देखें, तब आपको ये पूरा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.